हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वेग नियम और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट यानी कि विशिष्ट दर स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि रेट लॉ है क्या। अगर आप लोगों को याद होगा, इससे पहले हमने कहा था जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है? सांद्रता के समानुपाती होता है। ये हमने इतना पढ़ा था। अब क्या है, जो रेट लॉ है वो क्या बताता है कि ये किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ये तो बता रहा था क्वालिटी, ये क्वालिटेटिव है कि भाई हाँ, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो रेट होगा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब हम एक ऐसा, अब जो हमारा रेट लॉ है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक गणितीय व्यंजक है जो ये बताएगा कि किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है कि हम सांद्रता को बढ़ा रहे हैं तो उसके सापेक्ष अभिक्रिया के वेग में यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में उसके रिलेटिव, उसके रिस्पेक्ट में किस प्रकार से चेंज हो रहा है, किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो अगर हम सामान्यतः बात करें, ठीक है, तो रेट लॉ क्या है? तो क्या है? इट एक्सप्लेन्स डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन on the molar concentration of reactants, molar concentration of reactants। ठीक, तो हम ये जान लेंगे कि क्या है ये रेट लॉ है। क्या रेट लॉ आपका है? क्या ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। एक्सपेरिमेंटली, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारा रिएक्टेंट एक था ए और एक था बी और एक था सी। इन्होंने मिलकर दिया, मान लीजिए हमको डी और ई को, डी और ई को उन्होंने मिलकर के दिया। ठीक है, अब देखिए हमने किया क्या, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने कि हमने जो ए की सांद्रता थी, ए की सांद्रता को हमने 2 गुना कर दिया। हमने क्या कर दिया? ए की सांद्रता को 2 गुना कर दिया। तो जो हमें मिला अभिक्रिया का वेग, वो पता चल रहा है कि जो हम अभिक्रिया का वेग है वो हो गया 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स। कितना गुना हो गया? 4 गुना। फिर हमने क्या कहा कि ए की कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट रखा। देखिए, जब हम ए की कंसंट्रेशन को 2 गुना कर रहे थे, हम बी और सी की कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट रखा था। अब हमने क्या काम किया? बी की कंसंट्रेशन को हमने मान लीजिए क्या किया? 2 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया? 2 गुना कर दिया। तो जो हमारा रेट था वो 2 गुना हो गया। क्या हो गया? 2 गुना हो गया। फिर हमने सी की कंसंट्रेशन को 2 गुना किया। अब जो हमारा रेट था रिएक्शन का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो अगर हम देखें कि एक का कंसंट्रेशन हम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा।
हो जा रहा है। तो इसको मैं ऐसे नहीं कह सकते कि ये कुछ ऐसा होगा यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर। अभी हम इसको 2A कर देंगे तो ये 4A स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, 2 गुना कर रहे हैं तो 2 ही गुना हो रहा है, यानी कि हम अगर इसको ऐसे करें तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B। भाई सीधा सीधा है, 2 गुना कर रहे हैं तो 2 ही गुना हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 गुना, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। तीसरा हम देखें, कह रहे हैं कि C की सांद्रता को हमने 2 गुना किया, लेकिन अब इसके रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि रेट चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे यानी कि R किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर 0। भाई जब इस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसको C पावर 0 कह सकते हैं ही नहीं, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको मिला करके ऐसे लिख दें, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A पावर 2 B पावर 1 C पावर 0। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटा देंगे, R इक्वल्स टू हो जाएगा कि A स्क्वायर B, और यहाँ C पावर 0, इसको हम हटा देंगे। अब यही हमारा क्या है, रेट ला, यही हमारा रेट ला है। यह बता रहा है कि अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, यानी कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो कैसे इफेक्ट होगा उस पर कंसंट्रेशन का। यानी कि इस अभिक्रिया के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो भी रिएक्शन का रेट होगा वो सिर्फ A और B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, C की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम A की कंसंट्रेशन को जितना अगर 2 गुना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा, और अगर B की कंसंट्रेशन को हम लोग 2 गुना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा, 2 गुना ही होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जो हमको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला है इसी को हम लोग रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसमें एक पॉइंट और ऐड करते हैं। तो पहले अभी उसको हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम ये जो के आया है इसके के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। किसके बारे में, के बारे में बात कर लेते हैं। तो के क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस के को जो है हम, ये के को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। किसको, के को। देखिए के किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, रेट का मान तो चेंज होता रहता है, लेकिन रेट कांस्टेंट का मान अगर टेम्परेचर फिक्स है तो रेट कांस्टेंट का मान क्या होगा, फिक्स होगा। बात समझ में आई। तो रेट कांस्टेंट का मान जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पर अगर वो रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का मान क्या होगा, फिक्स होगा। अब देखिए हम लोग इसको रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। देखिए है क्या, अगर मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन को यूनिट ले लिया 1 ले लिया, और बी की कंसंट्रेशन को भी ले लिया क्या 1, तो आर इक्वल टू क्या हो गया के। आर इक्वल टू क्या हो गया के। ये काम हम लोग फिजिक्स में बहुत करते हैं, ठीक है। तो भाई ये फिजिकल केमिस्ट्री है तो हम लोग फिजिक्स का फंडा इसमें लगाएंगे। तो सीधी भाषा में अगर हम ये कहें कि रेट कांस्टेंट जो है वो क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। कब, जब रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिट हो, या फिर रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी है, ठीक है। बात समझ आई। रेट कांस्टेंट क्या हो गया। अब हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। बात समझ में। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमने पिछली क्लास में बताया था क्या होता है,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर होता है और टाइम नीचे होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। लेकिन देखिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी, किसकी यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होगी अलग अलग होगी। रेट कांस्टेंट की यूनिट फिक्स नहीं हो सकती, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर किस प्रकार डिपेंड हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट्स डिसाइड होंगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए मान लीजिए हमने कोई एक हमें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया, N1 मोल हमने A का लिया, N2 मोल हमने B का लिया, हमको M1 मोल C का मिल गया और M2 मोल किसका मिल गया, D का मिल गया। बात समझ में आई। और जो एक्सपेरिमेंट द्वारा हमको रेट ला प्राप्त हुआ वो क्या था हमारा, R=K कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Y। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो N1 और N2 होता है इस, या फिर M1 और M2 जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। अब जो x1 का मान है और y1 का मान है, x1 का मान n1 के मान के बराबर हो सकता है और y1 का मान n2 के मान के बराबर हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि x का मान n1 के बराबर हो और y का मान n2 के बराबर हो, क्योंकि भाई हमने इसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकाला है। किसके बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देखकर हम रेट लॉ को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर हमको एक रिएक्शन दिया गया है उसको देखकर अगर हमको रेट लॉ लिखना है तो चांसेस है कि सही हो जाए, लेकिन 100% चांस ये नहीं है कि वो सही होगा। ठीक है, तो रेट लॉ कैन नॉट बी डिटरमिन बाई सीइंग और ऑब्जर्विंग ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इट इज ओनली डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। अब तो यहाँ पे अब हम एक नया टर्म प्रोड्यूस करेंगे, नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, इस x और y के लिए। तो हमें x को क्या कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, x को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। y क्या हो गया आपका, सेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि, अभिक्रिया की कोटि। और जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमें रेट लॉ दिया गया है और हमसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर्स का जो सम होगा वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको क्या बताता है कि अभिक्रिया किस प्रकार से कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी सारी की सारी केमिकल काइनेटिक्स मोस्टली इसी पर बेस्ड है। तो अब हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और ये काफ़ी लंबा चलेगा, कई क्लासेस इसकी होंगी, किसकी, ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभिक्रिया की आणविकता। नाम से देखिए अणु संख्यता, यानी कि
अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कितने अणु उस अभिक्रिया में शामिल है, उस रिएक्शन में शामिल है, किसके लिए, केमिकल चेंज के लिए। तो मॉलिक्यूलरिटी हम लोग कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ molecules required to bring a chemical change in a chemical reaction called molecularity of that reaction। सीधे सीधे शब्दों में कहें कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक परिवर्तन के लिए आवश्यक अणुओं की न्यूनतम संख्या, आवश्यक अणुओं की न्यूनतम संख्या उसकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। या फिर हम यह कहें, ये तो डिफिनेशन की बात है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, टकराने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या जिसके फलस्वरूप हमें उत्पाद मिल रहा है, यानी जिसके फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। सीधे सीधे आणविकता हम लोग कहते हैं कि एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों आपस में जब टकराएंगे तो क्या होगा, आपस में टकराएंगे कोलिजन थ्योरी से। अगर ये मान लीजिए 3 अणु है तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 3। अगर 2 हैं तो 2 की, अगर 2 टकरा रहे हैं आपस में तो उसकी आणविकता कितनी हो गई, 2। और सिर्फ एक ही है तो उसकी आणविकता कितनी हो जाती है, 1। यहाँ हम लिखा है मिनिमम, या लेकिन यहाँ पे हम लोग ये ध्यान से लिखना है होल नंबर, क्योंकि भाई जो अणुओं की संख्या होगी वो तो होल नंबर ही होगी, 1 2 3। तो अणुओं की मिनिमम संख्या जिसके फल, अणुओं की मिनिमम न्यूनतम संख्या जो रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। और ये क्या होता है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी रिएक्शन के लिए आणविकता का मान जो है 3 से अधिक नहीं हो सकता, 3 से अधिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए एक समय में, एक मान लीजिए ये आपका ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है और ये तीसरा, 3 मॉलिक्यूल एक समय में एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे से कुछ टच करेंगे। देखिए ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, यानी तीनों एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं। देखिए अगर हम यही संख्या इसकी 4 कर दें, कितनी कर दें, 4, तो ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ये जो ये हमारा मॉलिक्यूल है इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा, यानी चारों आपस में सभी को टच नहीं कर रहे हैं एक साथ। इसीलिए क्या है, जो भी केमिकल चेंज होगा किन्हीं 2 के कारण होगा। यहाँ पे देखिए या तो इसके इसके कारण होगा, या तो इसके कारण होगा, या तो इसके कारण होगा। बात समझ भाई? तो इसीलिए क्या है, हमारी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक स्पेशल केसेस में जिसकी बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं, स्पेसिफिक केस में मान लीजिए एक हमारा मॉलिक्यूल यहाँ ऊपर से आ गया, ऊपर से ऐसे, तो उस केस में मॉलिक्यूलरिटी हमारी 4 हो सकती है। यह लेकिन बहुत रेयर केस है। आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है, तो आप हमेशा 3 ही कहेंगे। कितना कहेंगे? 3, कि किसी अभिक्रिया की आणविकता जो है 3 हो सकती है। बात समझ में आई? जैसे अभी हमने बताया था पिछली क्लास में, अभी जस्ट पहले, कि जो हमारा रेट लॉ होता है या फिर जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट द्वारा ही फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो क्या होती है, हम रिएक्शन को देखकर मॉलिक्यूलरिटी को क्या कर दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। बात समझ में आई?
अगर जो हमारे सिंपल रिएक्शंस होते हैं, कैसे रिएक्शन, जो हमारे सिंपल रिएक्शंस होते हैं, उन सिंपल रिएक्शन में हम लोग नॉर्मली देखेंगे और देख करके बता देंगे कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, यानी कि आणविकता कितनी है। ध्यान दीजिए, अगर हम सिंपली हमको ऐसे रिएक्शन लिखा गया है, N2O5 का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। N2O5 का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। किसमें ये टूट रहा है हमारा N2O5, ध्यान दीजिएगा, NO2 में टूट रहा है और किस में टूट रहा है, ये O2 में मान लीजिए टूट रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब इसकी हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको कर दें क्या, ये हमारा हो गया 2NO2, ठीक है, कितना हो गया, अगर इसको हम लोग 2NO2 कर दें तो यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना हो गया 1/2O2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, बात समझ भाई, या फिर इसको हम लोग ऐसे कर दें 2N2O5, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4NO2 और O2। अब ये रिएक्शन कैसा हो गया, देखिए इसमें 2 अणु हैं, इसको हम लोग बोलेंगे द्विअणुक, द्विअणुक यानी कि बाईमॉलिक्यूलर। मान लीजिए हमको दे दिया गया PCl5, ये टूट रहा है किसमें, PCl3 और Cl2 में, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इससे एक ही PCl5 टूट रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, हम मान लीजिए हमने लिया H2 प्लस I2, हमको मिल गया क्या 2HI। इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, देखिए एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, मॉलिक्यूल हम ध्यान देंगे एटम नहीं, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2। इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2। हमने लिए NO और O2, ये हमारा बन गया क्या NO2। अब बैलेंस है नहीं, बैलेंस इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2NO और ये हो गया 2NO2। अब देखिए इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी का मान कितना हो गया 3। इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी का मान कितना हो गया 3। ये तो देखिए सिंपल रिएक्शंस थे, और जब भी हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे तो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस निकालेंगे। हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमिन करने के लिए हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। अब देखिए ये तो एक सिंपल एग्जांपल था, अब एक हम एग्जांपल लिखते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसकी मॉलिक्यूलरिटी देखिए हम क्या बताते हैं। जैसे हमें एक दे दिया गया सिंपल एग्जांपल हमारे पास था क्या, कि HBr था, उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और हमको मिल गया क्या H2O प्लस Br2। देखिए यहाँ पे एक Br है, यहाँ पे 2 Br है, ठीक है। तो पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद हमारा आएगा यहाँ पे 4HBr प्लस 2H2O प्लस 2Br2। अब हम आपको बैलेंस करना यहाँ पे नहीं सिखाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 4HBr है और यहाँ पे एक O2, टोटल कितने हो गए 5। टोटल कितने हो गए 5। तो क्या मॉलिक्यूलरिटी 5 होगी, नहीं, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि जटिल अभिक्रियाएं। इन प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती हैं, वो एक से ज़्यादा पदों में पूर्ण होती हैं, एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। जो हमारा स्लो स्टेप होता है उसी स्टेप के बेसिस पे, उसी स्टेप के आधार पर हम क्या मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमिन करते हैं।
और यही सेम चीज़ हम बताएंगे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में या फिर रेट लॉ में भी, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और वो कई स्टेप में होता है, तो जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेग निर्धारक पद, यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और उसी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से हम मॉलिक्यूलरिटी भी डिसाइड करते हैं और रेट एक्सप्रेशन भी लिखते हैं, या फिर हम कहें कि रेट लॉ को भी हम उसी स्टेप द्वारा डिसाइड करते हैं। अगर हम इस रिएक्शन के देखें कि कितने स्टेप में हो रहा है, तो पहले होगा क्या, जो हमारा HBr था उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, हमारा बन गया HOOBr। देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इन सब चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? जो ये स्टेप था ये स्लो था, ये क्या था, मंद था। अब जो हमारा HOO यानी कि HO2Br बना, ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा HOOBr बना उसने HBr के साथ कंबाइन किया और उसने दिया क्या, 2HOBr। जो ये स्टेप था क्या था, फास्ट था। ये स्टेप क्या था, फास्ट था। अब देखिए आपका 2HOBr है। तीसरा स्टेप में क्या हो गया आपका, HOBr। एक HOBr किसके साथ कंबाइन करेगा, देखिए एक HBr था, एक HBr यहाँ पे हो गया, अभी 2 HBr बाकी हैं। तो इस HBr के साथ कंबाइन करेगा, देगा क्या आपको, Br2 प्लस H2O। ये तो एक HOBr से हो गया, फिर दूसरे HOBr से भी हो गया। इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2। ये भी क्या हो गया, फास्ट स्टेप हो गया। तो भाई स्लो स्टेप यही था। तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, ध्यान दीजिए, एक ये, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2। तो सिंपली हम कहें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमारा स्लो स्टेप होगा। क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। उस स्लो स्टेप से हम लोग इसकी मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करेंगे। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है, जहाँ पे हमने उसको छोड़ा है वहीं से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके पहले हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकालेंगे, और फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे। तो जब हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छे से बता देंगे तब आप इनका डिफरेंस भी इनके बीच में निकालना सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, और अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काफ़ी लंबा चलेगा। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।